आप में और हम में से कोई पुलवामा को नहीं भूला जब हमारे 40 जवान मौत के घाट उतार दिए गए थे। सीआरपीएफ के 40 जवान। आपको यह तस्वीर याद है? उनके पार्थिव शरीर को दिल्ली मंगवाया गया था, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी श्रद्धांजलि दी थी। बस 1 या 2 महीने में चुनावी प्रक्रिया जो है वो शुरू हो रही थी। मगर इस बार जब चीन के साथ संघर्ष में LAC पर हमारे 20 जवानों ने शहादत को अपने गले लगा लिया, क्या आपने देखा कि उनके पार्थिव शरीर को दिल्ली मंगवाया गया हो और मोदी सरकार के किसी मंत्री ने श्रद्धांजलि दी हो दिल्ली के अंदर? क्या यह सवाल उठना जरूरी नहीं है? बात यहां नहीं रुकती। आपके स्क्रीन पर यह भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष JP नड्डा क्या कह रहे हैं कि चीन में जो भारतीय सैनिकों की शहादत हुई है उसके संदर्भ में हमने अपनी वर्चुअल चुनावी रैली को 2 दिन के लिए स्थगित कर दिया है। 2 दिन? इतनी बड़ी कुर्बानी नड्डा साहब? पहले तो मुझे यह बात समझ नहीं आई कि कोरोना संकट के बीचों बीच जिससे देश जूझ रहा है और वो संकट अभी थमा नहीं है, बद से बदतर होता जा रहा है, उसी वक्त आपने ये चुनावी रैलियों का सिलसिला शुरू कर दिया। ये तमाम चीजें नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि देखिए कोरोना संकट सामने है और अब तो चीन को लेकर पूरा देश दुखी है। चीन को लेकर, हमारे सैनिकों की शहादत को लेकर पूरा देश दुखी है। हमें पूरा विश्वास है कि उन 20 सैनिकों की शहादत जो ही है उनके साथ इंसाफ होगा, न्याय होगा। मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा यह है कि आज की तारीख में क्या हम अपने शहीदों के प्रति संवेदनशील हैं, सेंसिटिव हैं? क्या यह मुद्दा उठाया नहीं जाना चाहिए? मैं आपको दिखाना चाहता हूं, आपके स्क्रीन पर इस वक्त आज तक ने एक इंटरव्यू किया है। यह इंटरव्यू किसका किया है मैं आपको बताता हूं। यह इंटरव्यू उन्होंने किया है घायल जवान सुरेंद्र सिंह के पिता से, और यह खबर क्या कहती है मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। हम 300-400 आदमी थे, वो 2000 से 2500 थे। ज्यादा घेरे में आ गया मैं, अचानक आया पता नहीं चला। उनके पास रॉड थे, डंडे थे और पत्थर चलाए। हमारे पास कुछ नहीं था, हम खाली हाथ थे। बचकर आए, क्या करते, भगवान बचा लिए। आज मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर वो खाली हाथ थे तो क्यों खाली हाथ थे? क्योंकि मैं जानता हूं कि एक संधि हुई है 1996 की, जिसका मैं आपको बाद में करूंगा। मगर उससे पहले मैं आपको सुनाना चाहूंगा कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने यह मुद्दा सामने उठाया कि बगैर शस्त्र के आखिर हमारे सैनिक वहां क्या कर रहे थे। सुनिए। भाई और बहनों, चीन ने हिंदुस्तान के शस्त्रहीन सैनिकों की हत्या करके एक बहुत बड़ा अपराध किया है। मैं पूछना चाहता हूं, इन वीरों को बिना हथियार खतरे की ओर किसने भेजा और क्यों भेजा? कौन जिम्मेदार है? अब देखिए, वैसे तो विदेश मंत्री S जयशंकर पूरी तरह से खामोश रहते हैं, वो कोई बयान नहीं देते हैं। मगर S जयशंकर अचानक जो हैं सक्रिय हो जाते हैं, और वो क्या कहते हैं आपके स्क्रीन पर। S जयशंकर कहते हैं, लेट अस गेट द फैक्ट्स स्ट्रेट, तथ्यों को हम समझें। ऑल ट्रूप्स ऑन बॉर्डर ड्यूटी ऑलवेज कैरी आर्म्स। हर एक के पास शस्त्र होते हैं, स्पेशली वाइल लीविंग पोस्ट, खास तौर पर जब वो अपने पोस्ट से रवाना होते हैं। Those at गालवान on 15 जून did so, यानी कि गालवान में जो हमारे सैनिक अपने पोस्ट को छोड़कर निकले थे उनके पास भी शस्त्र थे, ये विदेश मंत्री कह रहे हैं। लॉन्ग स्टैंडिंग प्रैक्टिस एज पर 1996 एंड 2005 अग्रीमेंट्स नॉट टू यूज फायर आर्म्स ड्यूरिंग फेस ऑफ्स। यहां 2 चीजें उन्होंने कही। पहली बात की कि हमारे जो सैनिक थे उनके पास शस्त्र थे जो अपने पोस्ट को लेकर निकले थे। दूसरी बात यह उन्होंने कही कि 1996 को एक समझौता हुआ था कि LAC से 2 किलोमीटर पहले आप शस्त्रों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जवान सुरेंद्र सिंह के पिता ने क्या बताया था आज तक को अपने इंटरव्यू में? कि हमारे पास शस्त्र नहीं थे। क्या यह सवाल उठना लाजमी नहीं था कि आखिर किसके आदेश पर ये लोग बगैर शस्त्र के वहां तक गए? क्योंकि देखिए, मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं कि आप अपने सामने अपने जो भाई जवान सैनिक हैं उनको मरता देखें और आप शस्त्रों का इस्तेमाल तक ना करें। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके स्क्रीन पर लेफ्टिनेंट जनरल HS पनाग हैं। वो क्या बता रहे हैं कि जिस कानून का जिक्र S जयशंकर कर रहे हैं
कि आप LAC से 2 किलोमीटर शस्त्रों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो बॉर्डर पर जब तकरार होती है उस वक्त लागू नहीं होता है। वो सिर्फ बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए लागू होता है, तकरार के वक्त यह लागू नहीं होता है। वो यहां जिक्र कर रहे हैं आर्टिकल 6 का। वो आर्टिकल 6 क्या कहता है, अब मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। आर्टिकल 6 का भाग 1, इस पर गौर कीजिए। भारत चीन सीमा के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में किसी भी तरह की सैनिक गतिविधियों को टालने के लिए दोनों पक्षों में यह समझौता हुआ है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के 2 किलोमीटर के अंदर कोई भी पक्ष गोली नहीं चलाएगा, जैविक नुकसान नहीं पहुंचाएगा, खतरनाक रसायन का इस्तेमाल नहीं करेगा, धमाके नहीं करेगा और पिस्तौल से शिकार नहीं करेगा। यह प्रतिबंध छोटे आर्म्स फायरिंग रेंज में सामान्य गोलीबारी की गतिविधियों पर लागू नहीं होगी। यानी कि साफ तौर पर लिखा हुआ है कि साहब, यह बात तो तय है कि एक समझौता था 1996 का, मगर जैसा कि लेफ्टिनेंट जनरल HS पनाग बता रहे हैं, यह सामान्य हालात के लिए, जब तकरार होती है तब यह हालात लागू नहीं होते हैं, तब आप आर्म्स ले जाएंगे। देखिए, मैं सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं जो आपके सामने तथ्य रख रहा हूं वो 2 आधार पर। पहली बात, एक डेकोरेटेड आर्मी ऑफिसर, यह शख्स लेफ्टिनेंट जनरल HS पनाग कह रहा है यह बात। दूसरी बात, हमारे अपने जवान जो वहां थे, उनके परिवार ने आज तक को जो इंटरव्यू दिया है, उसके आधार पर मैं आपके सामने बात रख रहा हूं। आप बताइए ना, क्या गलत है? और मैं क्यों उठा रहा हूं? देखिए, यह वो वक्त है जब हम अपने सैनिकों के साथ, हम अपने शहीदों के परिवारों के साथ पारदर्शिता बरतें। इसमें क्या गलत है अगर मैं ऐसी ख्वाहिश रखता हूं? यह देशद्रोह तो नहीं है ना? एक न्यूज चैनल की एंकर हैं, उन्होंने हाल ही में कह दिया था कि ITBP को हटाकर जब भारतीय सेना ने वहां पर आ गई और बावजूद इसके चीन ने जमीन हड़प ली, तो सवाल तो सेना पर उठेगा। सरकार पेट्रोलिंग नहीं करती, सेना पेट्रोलिंग करती है। अब हम वो दिन देख रहे हैं जहां हम अपनी सेना पर सवाल उठा रहे हैं, हमारे न्यूज चैनल्स हमारी सेना पर सवाल उठा रहे हैं। क्या यह वाजिब है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि चाहे विपक्ष हो, चाहे सत्ता पक्ष हो, इन्हें राजनीति से दूर रहना चाहिए, राजनीति से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। न्यूज चैनल्स को भी जिम्मेदारी भरा रवैये का परिचय देना चाहिए। और अगर आज की तारीख में यह मांग कर रहा हूं तो क्या कुछ गलत कर रहा हूं? क्या यह सवाल उठना लाजमी नहीं है? मगर हो क्या रहा है वो अपने आप में बहुत चिंतित है। अब मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से एक एक मिसाल पेश करना चाहूंगा। आपकी स्क्रीन पर यह खबर ऑल्ट न्यूज की, क्या आप जानते हैं इस खबर में क्या कहा गया है? इस खबर में यह कहा गया है कि टाइम्स नाउ के ये जो 2 एंकर्स हैं जिन्हें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इस खबर के जरिए, उन्होंने यह बतलाया कि किस तरह से भारत ने चीनी सैनिकों को मार दिया और उन्होंने बाकायदा पूरी लिस्ट पढ़ के सुनाई। अब इसमें खास बात यह है कि उन्होंने जिस लिस्ट को पढ़ा वो दरअसल व्हाट्सएप पर सर्कुलेट हो रहा था। वो सच नहीं था, व्हाट्सएप पे सर्कुलेट हो रहा था। और इसमें 2 सूत्रों की बात की गई थी, पहला ग्लोबल टाइम्स, दूसरा chinanews.com। और ग्लोबल टाइम्स ने भी इस खबर को कहीं पर भी प्रसारित नहीं किया, क्योंकि आप जानते हैं चाइना जो है पूरी तरह से, उसे जिस तरह का नुकसान हुआ है उस पर पूरी तरह से अंकुश लगाए हुए वो खबरें सामने नहीं आ रही है। नुकसान उनको भी हुआ है, मगर वो खबर पढ़ने के बाद न्यूज चैनल अंत में क्या कहता है, सिर्फ 2 मिनट के अंदर वो अपनी खबर से पलट गए। क्या कहा कि हो सकता है ये खबर झूठी हो। मुझे समझ नहीं आता कि आप लोगों ने किस तरह का मजाक जो है वो बना दिया है सैनिकों की शहादत के नाम पर। भारत और चीन में जिस तरह का संघर्ष चल रहा है उसके नाम पर। बात यहां नहीं रुकती। इनसे मिली रामदास अठावले साहब हैं, बहुत ही जिसे कहते हैं ना दिलचस्प सांसद हैं। वो क्या कह रहे हैं कि अब हमें चाइनीज फूड का बहिष्कार करना चाहिए। आप जानते हैं कि भारत में जो इस वक्त ढेरों चाइनीज रेस्टोरेंट चलते हैं, ठेलों पर जो चाउमीन और मोमोज बेचा जाता है, उसे चलाने वाले हमारे अपने भारतीय हैं। उसे चलाने वाले हमारे अपने पूर्वोत्तर से जो लोग आते हैं वो लोग हैं। आप अगर चाइनीज खाने पर बंद कर देंगे तो नुकसान चीन को नहीं होने वाला है,
नुकसान हमारे देश को होने वाला है। और वैसे भी जो चाइनीज आप यहां खाते हैं भारत में, उसका जो चीन में चाइनीज फूड मिलता है उससे कोई नाता नहीं है। हमारे यहां है इंडियन चाइनीज फूड, उसका कोई नाता नहीं है चाइनीज फूड से। तो उस पर आप प्रतिबंध लगाएंगे तो उससे चाइना को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। अब ये वीडियो देखिए, ये गुजरात का है और यहां आप देखिए लोग जो हैं एक एलईडी को, एक टीवी को ऊपर से फेंकते हैं और फिर उसे तोड़ने लगते हैं। आप जानते हैं कि ये मेड इन चाइना है, मान लिया, मगर इस टीवी को आपने खरीदा, यानी कि वो पैसा तो चला गया चीन को, तो चीन को इससे कैसे नुकसान हुआ बताइए। और अब एक और वीडियो दिखाता हूं। ये लोग संभवतः बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और ये लोग निकले हैं चीन का बहिष्कार करने। इनकी बात सुनिए, पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, पहले इनका वीडियो सुनिए। ये हम लोग चाइना का विरोध कर रहे हैं। चाइना में जो घटना हुआ लद्दाख में, उसका विरोध में हम लोग ये रैली निकले हैं। और चाइना का जो प्रधानमंत्री है किम जोंग, उसका हम लोग पुतला जलाएंगे और लोगों से आवेदन करते हैं कि चाइना का प्रोडक्ट यूज ना करें। तो सुना आपने, किम जोंग, चीन के प्रधानमंत्री किम जोंग उन, वो हैं उत्तर कोरिया के शासक। उनका कोई लेना देना नहीं है चीन के साथ। जिस शख्स को आपको टारगेट करना चाहिए उनका नाम है शी जिनपिंग। कौन शी जिनपिंग? जो भारत आए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ थे। तो जो मैं आपको बतलाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप जाइए, आप प्रदर्शन कीजिए, मगर तथ्यों के साथ। बात यहां नहीं रखती। स्वदेशी जागरण मंच के ये नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, अश्विनी महाजन। वो अपने इस ट्वीट में बता रहे हैं कि किस तरह से हमें साथ मिला है, किसका? हमें साथ मिला है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। और ये ट्वीट क्या बतलाता है? नाउ इट्स टाइम टू स्टैंड अगेंस्ट द चाइना, जस्ट बॉयकॉट चाइना प्रोडक्ट्स एंड स्टैंड फॉर योर आर्मी। यानी कि अश्विनी महाजन ने उस बयान को रीट्वीट किया है जो कथित तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। मगर यह डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट नहीं है, यह किसी पैरोडी का अकाउंट है। जी हां, पैरोडी, यानी कि एक मजाक में बनाया हुआ एक ट्विटर अकाउंट। और स्वदेशी जागरण मंच के नेता इसे रीट्वीट कर रहे हैं। बात यहां नहीं रुकती। ये तमाम चीजें आपको अटपटी नहीं लगती? ये तमाम चीजों के जरिए हम करने की कोशिश क्या कर रहे हैं? मगर जैसे मैंने कहा, बात यहां नहीं रुकती, इस चीज पर भी गौर कीजिए। ये कोई केशुराज हैं, उन्होंने क्या ट्वीट किया है? इसमें दो तस्वीरें हैं, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर और दूसरी तरफ एक महिला है, एक भली महिला है, उनकी तस्वीर जो हाथ जोड़कर खड़ी हैं। वो क्या कह रहे हैं? वॉचिंग नरेंद्र मोदी जी लाइव, ही आस्क्ड एवरीवन टू स्टैंड for our jawans for 2 minutes and look what happened. I don't know why this made me emotional because mom is not well at all. She can't even stand properly nowadays and this. यानी केशुराज जी क्या कह रहे हैं कि मेरी मां इतनी भावुक हो गई कि प्रधानमंत्री के अपील पर वो खड़ी हो गई। बहुत अच्छी बात है। मगर दिलचस्प बात यह है कि जो बात केशुराज ने कही वही बात आप देख रहे हैं आशीष पांड्या ने कही। यानी कि आशीष पांड्या की मां की शक्ल भी बिल्कुल केशुराज जी की मां की शक्ल से मिलती है और हूबहू वही भाषा। क्या भाषा है? Watching Narendra Modi ji live, he asked everyone to stand up for our jawans for 2 minutes and look what happened. I don't know why this made me emotional because mom is not well at all. She can't even stand properly nowadays. वही बात, वही चीज। अब आगे देखिए प्रेरणा जी। प्रेरणा जी भी ने वही ट्वीट किया, वही माता जी, वही प्रधानमंत्री की शक्ल। मोहन सिंह है कोई, उन्होंने भी वही ट्वीट किया, वही माता जी। यानी कि सैनिकों की शहादत के मुद्दे पर भी संस्कारी आईटी सेल यहां पर भी खेल कर रहा है। अब यह तस्वीर देखिए जो आपकी स्क्रीन पर है। भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल का जो मुखिया अमित मालवीय इसके जरिए बताने की कोशिश कर रहा है कि 2008 में राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी चाइना गए थे और चीन में जाकर उन्होंने मुलाकात की थी। यह खबर सरासर झूठ है। 2017 की यह तस्वीर है जिसमें ताज में एक डिनर का आयोजन किया था और इस डिनर में भारतीय जनता पार्टी के नेता सुरेश प्रभु भी गए थे। तो हर चीज पर झूठ बोलना, हर चीज पर सियासत करना, यह कहां तक सही है? हमें समझना पड़ेगा। देखिए, इन तमाम खबरों से नुकसान किसी और का नहीं होता है, नुकसान सच का होता है। और अफसोस की बात यह है कि पूरा मीडिया जो है
वो कहीं ना कहीं इसमें शामिल है, प्रचार तंत्र इसमें शामिल है। मुझे नहीं लगता कि इससे पहले कभी ऐसा हुआ है जब हम किसी संकट का सामना कर रहे हों और नैतिक तौर पर, मानसिक तौर पर देश का इस कदर पतन हुआ हो। कोरोना संकट में हमें उस संकट के सामना करना चाहिए था, सरकार की कमियों पर उनसे सवाल करना चाहिए था, मगर हम क्या कर रहे थे? हम उस वक्त भी तबलीगी जमात के बहाने मुसलमानों को टारगेट कर रहे थे, या हमने उस मुद्दे पर भी बहुत ही गंदी और घटिया सियासत की थी। इस वक्त भी जब चीन को लेकर संकट चल रहा है तो सरकार की तरफ से जवाबदेही कुछ नहीं है। मतलब जिन चीजों को लेकर, जिनका सीधा ताल्लुक हमारे सैनिकों, हमारे शहीदों की अस्मिता के साथ है, उसको लेकर किसी तरह की कोई जवाबदेही नहीं। और अगर मैं इस तरह के मुद्दे उठाऊं या कुछ पत्रकार उस तरह के मुद्दे उठाएं, ये लेफ्टिनेंट जनरल H.S. पनाग जैसे डेकोरेटेड आर्मी ऑफिसर्स ये मुद्दा उठाएं, तो वो कोई बहुत बड़ी भूल, बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। आप उन्हें देशद्रोही तक करार दे देंगे। क्या ये वाजिब है? सोचिएगा।